हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी तक हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा था। अब हमें देखना है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ना है? बिकॉज हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है ना वो ईजीएस्ट स्पेक्ट्रम है और इसी के बेसिस पे बोहर ने अपना मॉडल दिया था। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में क्या आया था कि जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम किसी भी एटम की बात कर सकते हैं, उसमें क्या होता है जब वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? जैसे कंसिडर करो तुम्हारे पास एक एटम है हाइड्रोजन एंड यू नो, पहले से तुम जानते हो कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्स्ट शेल में होते हैं। तो कंसिडर करो दिस इज़ फर्स्ट शेल, दिस इज़ सेकेंड शेल, दिस इज़ थर्ड शेल, दिस इज़ फोर्थ शेल। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। जैसे ही एनर्जी उनको मिलेगी वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे। तो n=1 से n=2 में चले गए, ठीक है। तो जैसे ही वो 2 में गए तो क्या होगा, वो हायर एनर्जी स्टेट में है। हाई एनर्जी स्टेट में कब तक रहेंगे? जब तक उनको एनर्जी मिल रही है। जैसे ही उन्होंने एनर्जी लूज़ की, एनर्जी सप्लाई बंद हुई, दे विल लूज देयर एनर्जी एंड कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, जिसमें कोई भी एटम पहले से प्रेजेंट होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होता है, उसको उसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी वो उतनी ज़्यादा हायर स्टेट में चला जाएगा एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रो जो एनर्जी लूज़ करते हुए इट विल कम बैक इनटू इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एक और बात है कि 5 सीरीज़ जो है, लाइन सीरीज़ जो होती है उसके अंदर डिवाइड किया था हाइड्रोजन के जो ये स्पेक्ट्रा था, एमिशन स्पेक्ट्रा, उसको इनको सीरीज लाइंस के नाम थे। फर्स्ट वन इज लेमन, सेकंड इज बाल्मर, थर्ड वन इज पास्चन, फोर्थ वन इज ब्रैकेट एंड फिफ्थ वन इज फंड। ओके, ये इसके नाम लिखे हुए हैं, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड PFUND है ये, पी फंड, जिसको फंड भी बोलते हैं। फंड सीरीज, पी साइलेंट लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे तुम देखोगे, कंसिडर करो लेमन सीरीज। लेमन सीरीज कौन सी सीरीज थी? ये वो सीरीज थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में से वापस से कौन सी में आते हैं, n=1, फर्स्ट शेल वाली जो सीरीज़ है उसमें आते हैं। देखो इसमें अगर तुम देखोगे n=2 से ये 1 में आ रहा, n=3 से 1, n=4 से 1, n=5 से 1। तो सबसे अगर फर्स्ट सीरीज में आता है देन इट इज़ कॉल्ड लेमन सीरीज एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल इन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। देन आफ्टर बाल्मर सीरीज कौन सी है? जब n=2 में आया जाता है। देखो अपनी हायर स्टेट से n=2 में आया, n=3 से, n=4 से, n=5, ऐसे n=इन्फिनिटी हो सकती है, काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन इन्फिनिटी पे ये भी कंसिडर किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अपने न्यूक्लियस से कोई कांटेक्ट नहीं रहता, वो उसके जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे बाहर जा चुका होता है। तो इन्फिनिटी तो नहीं बोल रहे, लेकिन बाकी हायर एनर्जी स्टेट से वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में, और यू कैन से जिस स्टेट में वो पहले से एग्जिस्ट करता है उसमें आ जाएगा। ऐसे ही पास्चन, ब्रैकेट और फंड जो है वो इंफ्रारेड में आते हैं। इसमें पास्चन में क्या होगा, फोर्थ से फिफ्थ से अपनी थर्ड में आ जाएगा, n=3 में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए थे, पहले ये एक्साइटेड होकर चले गए थे और जैसे एनर्जी लूज़ की अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गए थे। जिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट n=1 थी वो वहाँ आ गया, जिसकी 2 थी उसमें चला गया। तो इसी के बेसिस पे बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया था। और जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम था उसकी क्या एक्सप्लेनेशन थी? द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ घूम सकते हैं, ओके। बट जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है उसकी फिक्स रेडिएशन होती है कि इस रेडियस, सॉरी, कि इस सर्कुलर ऑर्बिटल में घूमेगा और जिसकी फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी है, ठीक है। और इनको क्या बोलते थे? या तो शेल्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। सेकेंड, जो ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम इससे पहले जो भी एटम्स के मॉडल्स आए थे उसमें ये डॉल्टन से एटॉमिक मॉडल कह सकते हो तुम, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि
डोल्टन कह रहा है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की बात कर सकते हैं, उसमें उसने ये नहीं बोला था कि जो बाहर ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स है, लेकिन इसने बोल दिया कि जो बाहर ऑर्बिट्स जो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, वो स्टेशनरी स्टेट में होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। वो ऑर्बिट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर एनर्जी ले ले तो वो क्या चला जाएगा, हाइयर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा, और जैसे ही एनर्जी लूज़ करेगा वापस अपने ग्राउंड स्टेट में जिस ऑर्बिट में वो था उसी में वो आ जाएगा। और सब ऑर्बिट्स की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसके बाद उसने एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जैसे एक्साइटेड स्टेट में चला गया वापस से ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो दो एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है। ई इक्वल टू एच न्यू तो हमें पता ही था, ई इक्वल टू एच एंड न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच आ गया। तो यहाँ पे दिस डेल्टा ई मीन्स चेंज इन एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन सी स्टेट में था बाद में कौन सी स्टेट में है। ई1 एंड ई2 आर द एनर्जीज ऑफ लोअर एंड हायर एनर्जी स्टेट। ई2 इज हायर एनर्जी स्टेट जिसमें था, और ई1 इज लोअर एनर्जी स्टेट। तो इनका जो चेंज आता है डिवाइडेड बाई एच, दैट इज फ्रीक्वेंसी associated with that radiation emitted from that electron. Then after एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे अगर कोई चीज़ स्ट्रेट जा रही है उसका लीनियर मोमेंटम होता है, तो अगर कोई चीज़ ऑर्बिट लीनियर मोमेंटम का तुम्हें पता ही है। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में एक रेडियस और मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, रेडियस भी आ गई। एम ई मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज velocity, its velocity, and r is radius in which that electron is revolving. ओके, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस, ये किसके इक्वल है, एन एच अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला दिया था उसने किसका, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का। देन आफ्टर द स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज 1 2 3 4। ये मैं 9th क्लास में भी तुम पढ़ चुके हो। जो फर्स्ट शेल होती है उसको 1 या के बोलते हैं, सेकंड शेल को 2 या फिर एल बोलते हैं, देन 3 या एम और या के एल एम एन बोलते हैं, या फिर 1 2 3 4 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देन आफ्टर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की, तो इसका जो फर्स्ट शेल होती है, सेकंड शेल होती है, थर्ड शेल होती है, उसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला दिया था, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें एन की बजाय 1 रख लो, यहाँ पे 1 रख लो। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिटर की जो रेडियस होगी R1, ए नोट की वैल्यू गिवन है 59.2 पिकोमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू 59.2 पिकोमीटर इक्वल टू 59.2 पिकोमीटर। R2 2 का स्क्वायर इंटू 59.2, तो 211.6 पिकोमीटर। ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स किसी भी शेल का तुम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। देन आफ्टर द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाई, ये फॉर्मूला यूज होगा आर एच अपॉन 1 बाई एन स्क्वेयर, माइनस आर एच है ये, माइनस आर एच अपॉन 1 बाई एन स्क्वेयर। आर एच जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे, रिजबर्ग के नाम पे, रिजबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ओके, तो इस फॉर्मूला में अगर जैसे फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे, एन की बजाय 1 रख देंगे, तो एन की बजाय 1 रखने पे -2.18 इंटू 10⁻18। यहाँ पे माइनस सिंबल लगाना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट फ्रीली। फ्रीली मीन्स मैंने अभी बताया ना, इनफाइनाइट पे अगर लेके चले, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर फील्ड है उससे बाहर निकल चुका वो, तो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये हम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम की हम एनर्जी निकाल रहे हैं, दैट्स वाई नेगेटिव सिंबल इज यूज्ड है। देन आफ्टर E2 कैलकुलेट कर सकते हैं, E3 4 जो भी तुम कैलकुलेट करना चाहो। अच्छा, इसके बाद अगर उसने सिमिलर एटम्स लिए थे, जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे ही हीलियम पॉजिटिव के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम 2 पॉजिटिव के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3 पॉजिटिव के अंदर भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इन ऑल दीज केसेस एनर्जी विल बी, देखो सेम ही फॉर्मूला है, बस एक चीज़ चेंज हो गई, यहाँ पे जेड स्क्वेयर आ गया, और जेड का मतलब क्या है यहाँ पे, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। तो जिसका भी जैसे हीलियम लिया तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 रख दिया, लिथियम लिया तो 3 रख दिया, बेरिलियम की अगर कैलकुलेट करनी है एनर्जी तो 4 रख दिया। तो एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे पुट करके एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी। एक ये फॉर्मूला आया था। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड डिक्रीज विद, ये एक मतलब नोट करने वाली बात है। बोर्स मॉडल में तो कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी, एक
तो ये क्या है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, या फिर कितनी कम होगी जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि न्यूक्लियस का जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, उतनी ही फास्ट होगी। इसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन किया? लाइन स्पेक्ट्रा कौन सा था? जैसे लेमन n=4 से n=3 में आ रहा था, n=3 से 2 में। अभी जो एक डायग्राम किया था हम लोगों ने, तो ये जो है ये अलग अलग एनर्जी स्टेट से किसी दूसरी एनर्जी स्टेट में आ रहा है। तो इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन थी? इसके लिए जो एनर्जी कैलकुलेट की थी वो थी ई फाइनल। एनर्जी फाइनल मीन्स जो ज़्यादा एनर्जी स्टेट में है माइनस ई इनिशियल जो ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, तो उनकी वैल्यू रख दी है RH/NF²। RH/N² ही तो होती है एनर्जी की वैल्यू, तो दोनों की एनर्जी की वैल्यू ये रखती। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है ये, इसलिए Z² नहीं लिया, क्योंकि Z की वैल्यू अगर हाइड्रोजन के केस में ले तो 1 होगी, तो 1/N² ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये माइनस का सिंबल होने की वजह से ये प्लस आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। एंड RH=1/N1²। RH कॉमन ले लिया, 1/N1² माइनस 1/N फाइनल², N इनिशियल माइनस N फाइनल। दैट मीन्स N इनिशियल की वैल्यू कम होगी जनरली, N फाइनल की वैल्यू ज़्यादा। वो हमें देखना होगा कि एमिशन का केस है या एब्जॉर्प्शन का केस है। देन आफ्टर RH की वैल्यू तो वही है 2.18 × 10⁻18 जूल। अच्छा, ये जो एनर्जी जो होती है जनरली, अगर तुम फॉरेन राइटर्स की बुक देखोगे उसमें जूल की फॉर्म में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी तुम्हें वेव नंबर की फॉर्म में। तो वेव नंबर को भी हम इससे मैच कर सकते हैं। कैसे? वेव नंबर जो होता है वो 1/λ होता है। 1/λ मीन्स 1/वेवलेंथ, और 1/वेवलेंथ क्या होती है? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, या 1/वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको अगर हम एनर्जी में E=h होता है, तो न्यू क्या हो जाएगा? E/h। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बजाय E/h रख दें हम, तो E की वैल्यू तो क्या है? RH/1/N1² माइनस 1/NF²। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। ये जो है इतनी, ये वैल्यू किसकी है? E की वैल्यू है। H तो हमें लेना है और C आ गया नीचे, क्योंकि न्यू/C भी तो है डाउन नीचे, इसलिए ये सारी वैल्यू न्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया? E/h में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और C तो इसके साथ था ही। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका आ जाएगा? वेवलेंथ का। और एक और बात, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पता है, जैसे कि RH की वैल्यू कितनी है? 2.18 × 10⁻18 जूल, अभी बताया था ये रहा। C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। H की वैल्यू जो होती है वो 6.3 × 10⁻34, जो प्लैंक्स कांस्टेंट थी उसकी अभी करी थी हमने ये वैल्यू। तो तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने के बाद ये वैल्यू आती है इसमें 1.09 × 10⁻7। ओके, तो ये इसका, और जो इसकी यूनिट होती है पर मीटर होती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। एब्जॉर्ब करने के बाद मतलब शुरू कहाँ से हुआ था? इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ था ग्राउंड स्टेट से, निचली जहाँ पे एनर्जी कम है उस स्टेट से, और हायर एनर्जी स्टेट में चला गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके। दैट मीन्स जो फाइनल उसकी स्टेट थी उसकी एनर्जी ज़्यादा है, इनिशियल स्टेट की एनर्जी कम है। एमिशन के केस में क्या है? जो उसकी इनिशियल स्टेट थी वो कौन सी थी? वो हायर एनर्जी स्टेट में, और उसने जब एनर्जी एमिट की तब वो इनिशियल में गया है, सॉरी फाइनल में गया है। तो दैट मीन्स N इनिशियल इज़ ग्रेटर देन N फाइनल। तो आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर। थैंक यू।